मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। मेडिसिन में जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। इसमें पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज अपन ने स्टार्ट किया। उसमें मैंने इसके निकनेम बताए थे कौन कौन से। फिडकिया डिजीज, फिडकिया रोग जिसको बोला जाता है, या इसको बोला जाता है ओवर ईटिंग डिजीज। तीसरा नाम इसका बताया था पल्पी किडनी डिजीज। पल्पी किडनी डिजीज। अब देखो, ओवर ईटिंग डिजीज इसको क्यों कहा जाता है? ओवर ईटिंग डिजीज कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कारक होता है एंटेरोटॉक्सीमिया का कारक कौन सा होता है? रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस टाइप डी। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस टाइप डी प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो एंटेरोटॉक्सीमिया उत्पन्न करता है। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से पशु की आंत में पाया जाता है, नॉर्मली रूप से वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा कम होने की वजह से, इनकी बैक्टीरिया की संख्या कम होने की वजह से ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाते। सही है। लेकिन ऐसे कारक मैंने आपको बताए थे कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो इस बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में सहायता करते हैं। कुछ ऐसे कारक होते हैं, जैसे कि कारक मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। एक तो ज़्यादा पौष्टिक भोजन देना, जिसकी वजह से जो पशु होता है वो ज़्यादा खा लेता है। सही है। ज़्यादा पौष्टिक भोजन देने से पशु जो होता है उस भोजन को ज़्यादा खा लेता है, और ये ज़्यादा भोजन जो है, खाया हुआ जो ज़्यादा भोजन है, ये इस रोग कारक के लिए एक कारक का काम करता है। इसकी वृद्धि, इसका रोग कारक की वृद्धि करने का काम करता है। इसके आधार पर इस रोग का नाम पड़ा ओवर ईटिंग डिजीज, मतलब ज़्यादा खाने की वजह से होने वाला रोग, ओवर ईटिंग डिजीज। सही है। और जो कारक होता है ये अपन कह सकते हैं कि खान पान में बदलाव उत्पन्न करना। दो प्रकार के कारक मैंने आपको बताए थे, एक तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा पौष्टिक भोजन देना। दूसरा कारक कौन सा बताया था? दूसरा कारक मैंने आपको बताया था कि अगर खान पान में अचानक से बदलाव किया जाता है, पशु के खान पान में अचानक से बदलाव किया जाता है, तो वो भी एक इसके कारक के रूप में हो सकता है, इसकी कारक की वृद्धि करने के रूप में हो सकता है। इस आधार पर इसको क्या कहा जाता है? ओवर ईटिंग डिजीज। दूसरा, पल्पी किडनी डिजीज को क्यों कहा जाता है? पल्पी किडनी डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो अफेक्ट, ये जिस अंग को प्रभावित करता है, जैसे कि सबसे पहले तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। इसके अंदर क्या करेगा? डिजनरेशन उत्पन्न करेगा, इसकी कोशिकाओं में चेंज उत्पन्न करेगा, कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने का काम करेगा। दूसरा, मस्तिष्क में क्या करेगा? इडिमा उत्पन्न करेगा। इडिमा का मतलब होता है एक किसी ऑर्गन में, किसी अंग के अंदर किसी तरल पदार्थ का भरना, क्या कहलाता है? इडिमा कहलाता है। तो ये दो प्रकार के रोग ये उत्पन्न कर सकता है। कौन कौन से? एक तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में डिजनरेशन उत्पन्न करना, दूसरा इडिमा उत्पन्न करना। ठीक है। ये और दूसरा इसका काम है कि ये किडनी में जाएगा और किडनी को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देगा। क्या करेगा? किडनी में जाएगा और किडनी को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देगा, जिस वजह से जो किडनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाती है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पल्पी किडनी डिजीज। क्या पड़ा इसका नाम? पल्पी किडनी डिजीज। अब पल्पी किडनी डिजीज नाम हो गया। अब ये जो मस्तिष्क में डिजनरेशन उत्पन्न करना, इडिमा उत्पन्न करना, किडनी को बहुत ही ज़्यादा मुलायम करना, ये सारे किसके काम होते हैं? ये इस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ से किए जाते हैं, विषैले पदार्थ के द्वारा किए जाते हैं। और विषैले पदार्थ का नाम क्या बताया था? एप्सिलॉन टॉक्सिन। एप्सिलॉन टॉक्सिन क्या बताया था मैंने आपको? विषैला पदार्थ कौन सा था? एप्सिलॉन टॉक्सिन, जो इस बैक्टीरिया के द्वारा, एंटेरोटॉक्सीमिया के बैक्टीरिया के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस टाइप डी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है एप्सिलॉन टॉक्सिन। ये एप्सिलॉन टॉक्सिन सबसे पहले तो क्या करेगा? ये शरीर में जाएगा, जाने के बाद आंत में जाएगा। आंत के भाग को क्या करेगा? आंत की जो दीवारें होती है उनको उनमें पारगम्यता बढ़ा देगा। जो दीवारें होती है उनमें क्या बढ़ा देगा? पारगम्यता बढ़ा देगा। और पारगम्यता बढ़ाने की वजह से ये एप्सिलॉन टॉक्सिन अंदर क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर ये किस में जाएगा? रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद कहाँ जाएगा? रक्त में जाने के बाद ये मस्तिष्क में जाएगा, और मस्तिष्क में क्या करेगा? एडिमा उत्पन्न करेगा या डिजनरेशन उत्पन्न करेगा। सही है। एक तरफ ये किडनी में जाएगा और किडनी को मुलायम बना देगा,
पल्पी बना देगा, इसलिए इसको नाम पड़ा पल्पी किडनी डिजीज। ये सारे इसके क्या हो गए, पैथोजेनेसिस हो गई। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी में ये जो बच्चे होते हैं, जैसे कि भेड़ के जो बच्चे होते हैं, मेमने या बछड़े बछड़ियाँ बकरियाँ, इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रोग है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले का मतलब होता है कि इनके अंदर ये घातक की जो अवस्था होती है, इस रोग की जो अवस्था होती है वो इन जीवों के अंदर घातक होती है। घातक का मतलब होता है कई बार तो जो जीव होता है वो बिना लक्षण उत्पन्न करे इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है पशु की। बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि भेड़ का बच्चा मेमना, और जो गाय भैंस का बच्चा बछड़ा बछड़ी जो हो गई, काफ काफ जिनको बोला जाता है, मेल काफ फीमेल काफ, और बकरियों में ये सब चीज़ ये सबसे ज़्यादा होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो बाहर चरने वाली चरागाह में चरने वाली जो जीव होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनके अंदर कौन सी अवस्था देखने को मिलती है, घातक अवस्था, जिनको क्या बोला जाता है, पर एक्यूट अवस्था या एक्यूट अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा, वयस्क पशुओं के अंदर ये जो रोग होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और उनके अंदर पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है, क्रोनिक अवस्था। कौन सी अवस्था है, क्रोनिक अवस्था उनके अंदर पाई जाती है। तो ये हो गया इसकी एपिडेमियोलॉजी होगी, फैलाव किस प्रकार होता है। रोग जनकता मैंने आपको बताई दी किस प्रकार ये शरीर के अंदर जाएगा, एप्सिलॉन उत्पन्न करेगा, इसके बाद में ये रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद मस्तिष्क में जाएगा, मस्तिष्क में डीजनरेशन उत्पन्न करेगा, इडिमा उत्पन्न करेगा। दूसरी तरफ किडनी में जाएगा, किडनी को पल्पी बनाएगा, या अपने से कह सकते हैं कि इसको क्या बनाएगा, लचीला बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा लचीला बना देता है। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की, क्लिनिकल साइन, कि इस रोग के द्वारा पशु जो होता है वो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है। लक्षणों की बात करते तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेमने, तो भेड़ के बच्चे होते हैं, मेमने के लक्षण, मेमने में उत्पन्न होने वाले लक्षण, यानी कि जो भेड़ का बच्चा जो है उनके अंदर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अपन कह सकते हैं रोग का काल, रोग का समय बोल सकते हैं, ये इनके अंदर बहुत ही कम होता है। मेमनों के अंदर रोग का समय बहुत ही कम होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो मेमने के अंदर ये रोग उत्पन्न होगा, जैसे ही रोग उत्पन्न होता है तो कम समय में ही ये लक्षण उत्पन्न कर देता है, और कम समय के अंदर ही जो मेमना जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रोग का जो समय होता है, ये अपन काल कह सकते हैं। तो रोग का समय या काल, या इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि ये रोग बहुत कम होता है, रोग तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। अगर कम समय में इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम है उसका, कम समय में ये वो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है और कम समय के अंदर ही पशु की मृत्यु हो रही है, तो ये तो रोग तो जाहिर सी बात है भयानक रोग होगा, खतरनाक रोग होगा। तो यहाँ पे जो रोग का समय है, मतलब रोग चलने का समय है, कितने दिनों तक रोग चलेगा, तो ये मेमनों में जो होता है रोग का समय बहुत ही कम होता है। मतलब बहुत ही कम समय में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो रोग का समय जो होता है वो बहुत कम होता है, अपन ऐसे कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इनके अंदर पर एक्यूट अवस्था पाई जाती है, पर एक्यूट या अपन कह सकते हैं एक्यूट, ये दोनों अवस्थाएं मेमनों के अंदर पाई जाती है। पर एक्यूट और एक्यूट अवस्थाएं पाई जाती है। पर एक्यूट अवस्था सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इस अवस्था के अंदर कई बार क्या होता है, बहुत से यानी कि अधिकांश जो मेमने होते हैं वो बिना लक्षण प्रदर्शित करे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अधिकांश मेमनों की बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मृत्यु हो जाती है। बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मृत्यु हो जाती है, सही है। पर एक्यूट अवस्था इनके अंदर पाई जाती है, रोग का समय बहुत ही कम होता है, या इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है कम होता है। पर एक्यूट या एक्यूट अवस्था पाई जाती है, जिनमें क्या होता है अधिकांश जो मेमने होते हैं उनके अंदर पर एक्यूट अवस्था पाई जाती है।
पर एक्यूट अवस्था का मतलब होता है कि लक्षण प्रदर्शित करे बिना ही ये पशु होता है, जो मेमना होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा सुस्ती, डलनेस यानी कि जो पशु होता है वो सुस्त रहता है। इसके अलावा तनाव, तो मेमना होता है, मेमना में तनाव उत्पन्न हो जाता है। भूख कम लगना, इसके अलावा शरीर में कंपन, उत्पन्न होना, यानी कि जो शरीर होता है वो कांपता है इसकी वजह से। इसके अलावा हरे रंग के पतले दस्त, ये आपको ध्यान रखना है, हरे रंग के पतले दस्त उत्पन्न होना, हरे रंग के पतले दस्त उत्पन्न होना। ये कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है कि हरे रंग के पतले दस्त कौन सी डिजीज में उत्पन्न होते हैं, तो एंटेरोटॉक्सीमिया, हरे रंग के पतले दस्त उत्पन्न होना। इसके अलावा शरीर का लड़खड़ाना, इसके अलावा शरीर का तापमान इसमें सामान्य रहता है, शरीर का तापमान जो होता है वो सामान्य रहता है। और मृत्यु, ये सारे लक्षण मेमने में देखने को मिलते हैं। जैसे कि रोग का समय इसमें बहुत कम होता है, इसके अंदर परएक्यूट और एक्यूट अवस्था हो सकती है, जिसमें परएक्यूट अवस्था में अधिकांश जो मेमने होते हैं वो बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसको भूख कम लगती है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। हरे रंग के पतले दस्त, ये आपको याद रखने है, इसको पहचान में सहायता करती है, इस रोग के पहचान में सहायता करती है, हरे रंग के पतले दस्त। शरीर का लड़खड़ाना, शरीर का तापमान जो होता है वो तो सामान्य रहता है, इसमें किसी प्रकार का बुखार नहीं आता है, और मृत्यु भी इसमें हो सकती है। ये सारे लक्षण किस में प्रदर्शित किए जाते हैं, मेमने के अंदर। दूसरा नेक्स्ट है वयस्क भेड़ में। ये तो भेड़ के बच्चों की बात कर रहे थे अपन। वयस्क भेड़ में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है थोड़ा लंबा होता है, मेमनों से थोड़ा लंबा, यानी अपन कह सकते हैं रोग का समय थोड़ा लंबा। मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, क्रोनिक अवस्था। जो वयस्क पशु जो होते हैं उनके अंदर रोग की क्रोनिक अवस्था, क्रोनिक फॉर्म इसमें पाई जाती है। जो क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला रोग, सही है। क्रोनिक अवस्था अगर जिस रोग में पाई जाती है, इसका मतलब है कि ये रोग जो होता है लंबे समय तक चलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग सब जानते होंगे, टीबी जो रोग है वो कई दिनों तक चलता है, एक बार होने के बाद कई वर्षों तक ये टीबी रोग, जो इंसान की बात करें या जीवों की बात करें, तो ये कई वर्षों तक चलता है। तो इसका मतलब है कि ये उसकी क्रोनिक फॉर्म होती है। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला रोग। और एक्यूट और पर एक्यूट अवस्थाएं जो होती है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में जो रोग उत्पन्न होगा और तुरंत ही पशु की मृत्यु हो जाएगी, लगभग 1 या 2 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, पर एक्यूट फॉर्म। तो वयस्क भेड़ों में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा मेमनों के अंदर कौन सी अवस्था पाई जा रही थी, मेमनों के अंदर पाई जा रही थी पर एक्यूट या एक्यूट अवस्था। अगर भेड़ों की अगर बात करते हैं, भेड़ों की बात करते हैं तो भेड़ों में रोग का समय थोड़ा लंबा होता है। इसका मतलब है इसके अंदर क्रोनिक अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था, क्रोनिक अवस्था। इनके अंदर क्रोनिक अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा पशु का सुस्त होना, डलनेस, पशु में जो होता है डलनेस उत्पन्न हो जाता है, मतलब पशु जो होता है सुस्त होने लग जाता है। इसके अलावा शरीर में कंपन,
शरीर में कंपन उत्पन्न होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, पतले दस्त आना, पतले दस्त आना जो हरे कलर के हो सकते हैं, हरे रंग के हो सकते हैं, हरे रंग के हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर का लड़खड़ाना, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि दांत पीसना, इसमें एक लक्षण हो रहा है दांत पीसना, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है, दांतों को पीसना। श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि, श्वास दर जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, जो पशु होता है वो जल्दी जल्दी श्वास लेने लगता है। इसके अलावा पैरों को मोड़ के चलना, मोड़ के चलना, पैरों को मोड़ के चलेगा, जाहिर सी बात है अगर पैरों को मोड़ के चलेगा तो अगर देखो भेड़ जो होती है, भेड़ किस में पाई जाती है, झुंड के अंदर पाई जाती है। भेड़ जो होती है झुंड के अंदर पाई जाती है, कहीं भी जाएगी चरने जाएगी, चारागाह में कहीं भी चरने जाएगी तो झुंड में जाती है, सही है। तो इससे रोग वाले पशु का पता कैसे लगाया जाएगा, इस रोग वाले पशु का उस झुंड के अंदर पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर वयस्क पशु है तो उसका कैसे पता लगाया जाता है, जैसे कि झुंड है, झुंड के अंदर 50 भेड़ें हैं, तो उनमें जब वो चारागाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये जो रोगी पशु है ये पैरों को मोड़कर चलेगा, सही है। एक तो इसका ये लक्षण हो गया कि वो दूर से ही दिख जाएगा कि जो उसके पैर मुड़े हुए हैं, पैर को मोड़ के चल रहा है, आगे चल रहा है तो पैरों को मोड़ के चल रहा है। और इसकी वजह से पैरों को मोड़ के चलेगा तो इसकी जो गति हो जाएगी वो धीरे हो जाएगी, धीरे गति करेगा, जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, धीरे चलेगा। इसकी वजह से धीरे चलने की वजह से ये जो पशु होता है वो झुंड से अलग हो जाता है, झुंड से पीछे रह जाता है, सही है। और बाकी सभी जो स्वस्थ पशु हैं वो आगे निकल जाएंगे और ये जो रोगी पशु है ये झुंड से पीछे रह जाएगा। पैरों को मोड़ के चलेगा तो गति जो होती है धीरे हो जाएगी और गति धीरे होने की वजह से ये झुंड से अलग हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं झुंड से पीछे हो जाएगा। तो इस वजह से भी इसका पता लगाया जा सकता है। पैरों को मोड़ के चलेगा, चलना जिस कारण पशु झुंड से पीछे रह जाता है, झुंड से पीछे रह जाता है, पशु झुंड से पीछे रह जाता है। ये भी इसका एक कारण हो सकता है, इसको पहचानने का कारण हो सकता है। और अगर गंभीर परिस्थिति आपको दिखाई दे, गंभीर परिस्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है, गंभीर परिस्थिति में पशु की मृत्यु। ये सारे लक्षण वयस्क भेड़ में दिखाई देते हैं, वयस्क भेड़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बछड़े में दिखाई देने वाले लक्षण। बछड़े में दिखाई देने वाले लक्षण, बछड़ों को क्या बोला जाता है, काव, काव जिनको बोला जाता है। बछड़े में दिखाई देने वाले लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इसका जो समय होता है, रोग का समय मेमनों से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है, मेमनों से थोड़ा लंबा, मेमनों से थोड़ा लंबा होता है।
इसके अलावा रोग का समय मेमोर से थोड़ा लंबा होता है। इसके अलावा इसमें लक्षण हो सकते हैं सुस्ती यानी कि डलनेस, पशु जो होता है वो सुस्त रहता है। इसके अलावा शरीर में कंपन, उत्पन्न होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं तंत्रिकीय लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित करना। तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित करने का कारण क्या हो सकता है? इसमें मैंने आपको पैथोलॉजी बताई थी, इसकी पैथोजेनेसिस अपन ने देखी थी, इसकी पैथोजेनेसिस। तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो एप्सिलॉन टॉक्सिन है वो कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन एक तंत्रिकाओं का बना सिस्टम होता है। ब्रेन जो होता है, अपना मस्तिष्क जो होता है, एक तंत्रिकाओं का बना तंत्र होता है। तो उसमें अगर किसी प्रकार का चेंज होता है तो पशु में तंत्रिकीय लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। सही है। इसके अलावा मुंह से लार आना, मुंह से लार आना, पतले दस्त उत्पन्न होना, पतले दस्त उत्पन्न होना, शरीर का लड़खड़ाना, शरीर का लड़खड़ाना। इसके अलावा दांतों को पीसना, ये सारे जो भेड़ के अंदर आपको दिखाई दे रहे थे वो लक्षण इसमें भी जो भेड़ के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, वयस्क भेड़ के अंदर, वो सारे लक्षण आपको काव्स के अंदर या बछड़ों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। पैरों को मोड़कर चलना, जिससे क्या होता है, जो बछड़ा होता है वो झुंड से पीछे रह जाता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि स्वस्थ बछड़े जो होते हैं स्वस्थ बछड़ों से पीछे रह जाता है चलने के अंदर, और गंभीर परिस्थिति में मृत्यु। तो ये सारे लक्षण किसके हो गए? बछड़े के लक्षण हो गए। नेक्स्ट आता है इसमें बकरी में दिखने वाले लक्षण। बकरी में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? इसके अंदर सारी अवस्थाएं पाई जाती है बकरी के अंदर, पर एक्यूट अवस्था भी पाई जाती है। इसके अलावा एक्यूट अवस्था भी इसमें पाई जाती है, पर एक्यूट अवस्था और क्रोनिक अवस्था भी इसके अंदर पाई जाती है। क्रोनिक फॉर्म भी इसमें पाई जाती है। पर एक्यूट का मतलब बहुत ही जल्दी रोग का फैलना। रोग जो होता है 1-2 दिन के अंदर ही इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, और पशु की मृत्यु 1-2 दिन के अंदर ही हो जाती है। एक्यूट का मतलब होता है इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, सही है। पर एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्यूट अवस्था में लगता है, जैसे कि 1-2 दिन के बजाय 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर पशु जो होता है लक्षण प्रदर्शित करे। क्रोनिक अवस्था क्या मतलब होता है? क्रोनिक अवस्था का मतलब होता है जो रोग होता है वो लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है कि कई सप्ताह तक चले, कई महीनों तक चले, या हो सकता है कि वो कई वर्षों तक भी डिजीज चले। तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? क्रोनिक अवस्था। तो बकरी के अंदर इस रोग की एंटेरोटॉक्सिमिया की पर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक तीनों अवस्थाएं इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अलग अलग जीवों के अंदर ये अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। इसके अलावा वही सुस्त होना, भूख कम लगना, इसके अंदर तनाव उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं पशु जो होता है इसमें बुखार भी आता है, पशु में बुखार भी आता है। इसके अलावा पेट दर्द होना, शरीर में कंपन, उत्पन्न होना, पतले दस्त, ये इसके अंदर डायसेंट्री जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। डायसेंट्री का क्या मतलब होता है? डायसेंट्री का मतलब होता है दस्त के साथ खून का आना।
वो सारी कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। रोगी प्राणी कमज़ोर हो जाता है, रोगी प्राणी का कमज़ोर होना और गंभीर परिस्थिति में मृत्यु। गंभीर परिस्थिति में मृत्यु, गंभीर परिस्थिति में मृत्यु। ये सारे लक्षण किसमें देखने को मिल सकते हैं? बकरी के अंदर। तो ये तो हो गए लक्षण पशु में दिखने वाले एंटेरोटॉक्सिमिया के लक्षण। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस। इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? पहला, लक्षणों के आधार पर लक्षण देख के अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग है। लक्षणों के आधार पर, जैसे कि हरे रंग के दस्त उत्पन्न होना, सही है, हरे रंग के दस्त होना। इसके अलावा कि जो बछड़ा होता है वो पैरों को मोड़ के चलता है, या भेड़ की बात करें तो भेड़ जो है पैरों को मोड़ के चलती है। इसके अलावा और भी कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि झुंड से अलग होना या झुंड से पीछे रहना। ये सारे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं और इन लक्षणों के आधार पर जो इस रोग की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा कई टेस्ट हैं जो, जैसे कि हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर की जांच की जाए तो अगर पशु जो होता है उसके अंदर शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इस रोग के अंदर, इस आधार पर भी इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर के आधार पर, कल्चर का मतलब होता है संवर्धन। संवर्धन जैसे कि किसी भी लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया का वहाँ पे ले जाके उसका संवर्धन करना और पता लगाना कि कौन सा बैक्टीरिया है। इसके अलावा एलाइजा, एलाइजा इसके लिए की जा सकती है। इसके अलावा पीसीआर, ये सारे टेस्ट इसके लिए किए जा सकते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदीय पहचान। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या अपन कह सकते हैं? विभेदीय पहचान। इसमें अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग रोग जो हैं इसका विभेद कर सकते हैं। जैसे कि अपन विभेदीय पहचान की बात करें तो मेमनों में इसकी पहचान की जा सकती है। एक्यूट पास्टुलेरोसिस, एक्यूट पास्टुलेरोसिस, एक्यूट पास्टुलेरोसिस। इसके अलावा सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, पॉलीइनसेफेलोमलेशिया, पॉलीइनसेफेलोमलेशिया, रूमिनल ओवरलोड। ये सारे रोग हैं, ये मेमनों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आते हैं। भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया यानी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है हाइपोमैग्नीसीमिया। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, रेबीज, रेबीज में तंत्री के लक्षण दिखाई देते हैं, तंत्रिकाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस आधार पर भी इसका ध्यान रखना है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंटेरोटॉक्सिमिया है। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। इसके अलावा लुपिन इल, ये सारे रोग हैं जो भेड़ के अंदर आपको इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ध्यान रखने हैं।
दूसरा बछड़ों में कौन से रोग है? एक तो लेड पॉइजनिंग, एक है पॉलीइंसेफेलोमलेशिया। पॉलीइंसेफेलोमलेशिया, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बकरी में साल्मोनेलोसिस, दूसरा कोक्सीडियोसिस। ये दो रोग किसमें है? बकरी के अंदर। तो ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये भी आपको इसमें इसकी जांच करते समय या इसका डायग्नोसिस करते समय इन डिजीज का भी, इन रोगों का भी ध्यान रखना है। इसमें बाकी ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।